साल में कम से कम 2 बार तो बच्चों का गला बुरी तरह खराब होता ही है, कई बार ज़्यादा भी हो जाता है। और माता पिता इससे इतने परेशान हो जाते हैं कि डॉक्टर से कहते हैं, डॉक्टर साहब प्लीज़ इसके टॉन्सिल्स निकाल दीजिए, ना रहेगा बांस ना बचेगी बांसुरी, खांसी। अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑपरेशन होने के बाद भी टॉन्सिल्स अंदर रह जाते हैं तो ये तो धोखा हो गया ना। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भाटिया सानन, आप देख रहे हैं सेहत टॉक और आज बात टॉन्सिल्स और एलर्जी की। हमारे शरीर के अंगों में भी एक हायरार्की चलती है। कुछ अंग जैसे दिल, दिमाग, फेफड़े, इन्हें अहम माना जाता है, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो बेचारे थोड़ी भी गड़बड़ कर दें तो उनका सफाया ही कर दिया जाता है। इस तरह के बेचारे ऑर्गन्स होते हैं स्प्लीन, अपेंडिक्स और टॉन्सिल्स। क्या आपको पता है कि हमारे पास कुछ 6 टॉन्सिल्स होते हैं? 2 होते हैं गले में पीछे की तरफ, एक बाएं और एक दाएं। इन्हें हम देख भी सकते हैं, इन्हें कहते हैं पैलेटाइन टॉन्सिल्स। फिर जीभ के पीछे छिपा होता है लिंगुअल टॉन्सिल और नेजल कैविटी के पीछे एडेनॉइड टॉन्सिल। आखिरी 2 को कहते हैं ट्यूबल टॉन्सिल्स। टॉन्सिल्स हमारे लिम्फेटिक सिस्टम का हिस्सा हैं जो हमारे पूरे शरीर में फैला होता है। इस सिस्टम का काम होता है टिश्यूज में से फ्लूइड्स को निकाल कर ट्रांसपोर्ट करना, उसे फिल्टर करना, उसमें से बुरे तत्वों को और रोगाणुओं को अलग करना और साफ फ्लूइड को वापस ब्लड स्ट्रीम में भेजना। जब हमारे इम्यून सिस्टम को बैक्टीरिया या वायरस से लड़ना होता है तो हमारे लिम्फ नोड्स जंग का मैदान बन जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स और एंटीबॉडीज यहीं जमा होते हैं। यहीं पर वो बैक्टीरिया और वायरस की जान लेते हैं। इस कारण कोई भी इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले हमारे लिम्फ नोड सूज जाते हैं। इस सूजन की वजह से खाना खाने में, पानी पीने में और कुछ लोगों को तो सांस लेने तक में दिक्कत होती है। टॉन्सिल में अगर लगातार इन्फेक्शन रहे तो ये पूरे शरीर में भी फैल सकती है। इसलिए सबसे आसान तरीका होता है टॉन्सिल्स को निकलवा देना। समस्या को जड़ से ही उखाड़ दिया जाता है। बताया जाता है कि भारत में आज से 3000 साल पहले भी ये सर्जरी की जा रही थी। जाहिर है तब के और अब के प्रोसीजर्स बदल गए हैं। जो नहीं बदला है वो ये कि टॉन्सिल्स के हट जाने के बाद इम्यून सिस्टम बेचारा अकेला सा पड़ जाता है। ऐसे में शरीर में कम एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। इसीलिए डॉक्टर अक्सर टॉन्सिल्स को पूरी तरह से निकालने से मना करते हैं। पार्शियल रिमूवल में हमारी सांस की नली भी खुली रहती है और टॉन्सिल्स भी कुछ हद तक अपना काम कर पाते हैं। लेकिन हर कोई टॉन्सिल्स नहीं निकलवाता और उन्हें लेना पड़ता है कफ सिरप, एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक और पता नहीं क्या क्या। वैसे क्या आपको पता है कि एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक दोनों एकदम अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं? एंटीबायोटिक आपको तब लेना होता है जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। वो दवा बुरे बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। लेकिन एंटी एलर्जिक आप तब लेते हैं जब आपको किसी चीज की एलर्जी हुई हो। ये वायरस या बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है। इसमें आपका शरीर किसी भी चीज को लेकर रिएक्ट करने लगता है। ये चीज कुछ भी हो सकती है, धूल, मसाले। लेकिन शरीर आखिर ऐसे रिएक्ट करता ही क्यों है? कोई चीज़ आपकी इम्यूनिटी को इस कदर परेशान कर रही है कि उससे पीछा छुड़ाने के लिए आपकी नाक बह रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं और त्वचा पर चकत्ते, और तो और सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसा पॉलन की वजह से हो सकता है, डस्ट की वजह से हो सकता है और कुछ लोगों में तो ऐसा एलर्जिक रिएक्शन जानवरों के बालों के कारण एक्टिवेट हो जाता है। तो होता ये है कि इम्यून सिस्टम किसी ऐसी चीज़ को खतरनाक समझ लेता है जिससे शरीर को दरअसल खतरा है ही नहीं। तो इस खतरे से निपटने के लिए वो पूरा जोर लगा देता है। ऐसे एलर्जिक रिएक्शन में कई बार आपको 100 छींकें भी आ जाती हैं। सबसे बुरी एलर्जी तो होती है पॉलन से। सनोबर का पेड़ एक सीजन में 22 अरब परागकण छोड़ता है। इतने सारे पॉलन से निपटने के लिए इम्यून सिस्टम जोरों शोरों से एंटीबॉडीज छोड़ना शुरू करता है। इसके कारण शरीर में हिस्टामाइन नाम का केमिकल निकलने लगता है जो एलर्जी वाली जगह पर तेजी से खून भेजने का काम करता है। फिर ये कुछ खास तरह के रिसेप्टर्स के साथ जुड़ जाता है और हमें खुजली होने लगती है, छींकें आने लगती हैं, त्वचा लाल होने लगती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार दुनिया भर में 1.7 अरब लोग किसी न किसी तरह की एलर्जी का शिकार हैं और 30 करोड़ को दमे की शिकायत है।
पिछले कुछ दशकों में ये संख्या काफ़ी बढ़ी है। इसकी एक बड़ी वजह है जलवायु परिवर्तन। ठंडे इलाके अब गर्म होने लगे हैं, ऐसे में पॉलन का सीजन पहले से लंबा हो गया है और शहरों में पॉल्यूशन तो एक बड़ी वजह है ही। बच्चों को इसका खतरा सबसे ज़्यादा है। वैसे परिवार में किसी को एलर्जी या अस्थमा की दिक्कत हो तो अक्सर वो बच्चों में भी पाई जाती है। तो फिर क्या करें? अगर आप बड़े शहरों में रहते हैं तो सुबह सुबह खिड़की दरवाजे खोलें हवा के खराब होने से पहले। शाम को घर आकर मैले कपड़े सीधे बाथरूम में ही उतारें और फौरन नहा लें। और अगर हालत बहुत खराब हो रही है तो एंटी एलर्जिक दवा ले लें, लेकिन डॉक्टर से पूछकर। सेट्रिजिन, एलेग्रा ये सब एंटी हिस्टामाइन है। ये शरीर के अंदर जाकर क्या क्या करती हैं ये तो अब आपको समझ आ ही गया। सेट्रिजिन लेकर लोगों को नींद आती है और नींद ना आए इसके लिए लोग दिन भर चाय कॉफी पीते रहते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो दवाई लेने का कोई फायदा नहीं है। डॉक्टर ने अगर आपको एंटी हिस्टामाइन दी है तो उसे लेकर आराम कीजिए। दवा अंदर जाकर आपके इम्यून सिस्टम को शांत करने की कोशिश कर रही है। इसमें आपके शरीर की खूब एनर्जी लग रही है, इसलिए उसे थकावट महसूस हो रही है, नींद आ रही है, तो सो जाइए। लेकिन सोने से पहले ये वीडियो शेयर कर लीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार। नमस्कार।